वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी भाइयों, माताओं और बहनों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आज से लगभग 1 महीने पहले 20 या 21 तारीख को मेरी माताजी के उंगलियों में पता नहीं कोई बरसाती कीड़ा काटने की वजह से उनके अंदर मतलब इन्फेक्शन सा फैल गया और 1 से 1.5 दिन के अंदर में उनका पैर मतलब निचला हिस्सा और ऊपर का हिस्सा इतना ज्यादा मोटा हो गया कि कह नहीं सकता। मैं एक थेरेपी करवाता था, फिजियोथेरेपी मम्मी को करवाता था, तो उन्होंने कहा कि फिजिशियन के पास लेके जाइए। तो जो मेरी मम्मी को मतलब शुरुआत से देखते आ रहे थे जो डॉक्टर साहब, उनके पास लेके गया। उन्होंने देखा तो उन्होंने सीधा ब्लड जांच के लिए बोला। मैंने ब्लड जांच करवाया तो वो कहने लगे कि इनका इन्फेक्शन जो है वो 18,000 पॉइंट मतलब 18,000 पॉइंट तक चला गया। तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द इनको एडमिट करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर आप कल होकर के आएंगे तो हो सकता है कि इनकी उंगली काटनी पड़े। कहते 1.5 दिन में इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैल गया और पैर इतना ज्यादा फूल गया तो ऊपर ना चढ़े बोल करके हम लोग एडमिट करेंगे और फिर आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो मैंने पूछा सर जी कितनी लगेगी? उन्होंने कहा कि नॉर्मल से अगर करेंगे तो 3-4 हजार लगेगा और अगर बड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा तो 10,000 तक मान के चलो। तो मैंने सोचा कि चलो 15,000 तक सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह उन्होंने मतलब जिस दिन एडमिट किया उसी दिन शाम में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद वो LNZ 600 की जो होती है 600 mg की, वो उसकी सलाइन 1 2 3 4 5 6 ऐसे देखते देखते उन्होंने 8 से 10 बॉटल आई थिंक चढ़ा दिए मम्मी को। और दूसरे दिन फिर मतलब वो सलाइन चढ़ता रहा, इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करके जब 3 दिन इन्होंने और रखा, मतलब वो 4 से 5 दिन रखे वहां पर हॉस्पिटल में और उसके बाद फिर रेफर मतलब छुट्टी दे दी मुझे और कहा कि हर अल्टरनेट डे पे आकर के ड्रेसिंग करवाना है आपको। तो ड्रेसिंग के चार्ज मुझे अलग से देने पड़ते थे, प्लस वहां का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, गाड़ी का आने का जाने का खर्च। और मतलब छुट्टी करवा के जब मैं निकला तो उन्होंने कहा था कि 10,000 में सारा निपट जाएगा। निकलने के बाद जब मुझे वहां से निकला हॉस्पिटल से तो मुझे 25,000 रुपए लगभग पड़ गए खर्च। और उसके बाद का जो ड्रेसिंग का और आने जाने का खर्च वो तो छोड़ ही दो। तो फिर मैं ड्रेसिंग करवा, मैंने तब पर भी कुछ नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं है, पैसे खर्च हुए, इंसान की जान से बढ़कर और क्या चीज है। तो मैं ऐसे ही जाता रहा, हर अल्टरनेट डे पे ड्रेसिंग करवाता रहा, ड्रेसिंग चलता रहा। अब क्या वो ऊपर का जो चमड़ा जो था वो सूखने लगा, सूख कर वो हो गया काला और काला होकर धीरे धीरे फिर अंदर से उसमें भी पस टाइप का बनने लगा। तो डॉक्टर ने अब क्या किया, ऊपर का चमड़ा ही काट के निकाल दिया। मैंने सारे फोटोज शेयर किए हैं गोविंद भाई जी को। तो चमड़ा निकालने के बाद फिर वो डॉक्टर देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी और इसमें 2 महीना जैसा लगेगा। आप डेली ड्रेसिंग के लिए लेकर के आए, 1 दिन छोड़ करके 1 दिन ड्रेसिंग के लिए लाते रहें। देर से लाने का यही परिणाम होता है, ये शब्द था डॉक्टर का। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने अपने गुस्से को शांत किया, मम्मी की अपनी ड्रेसिंग करवाई और मैं वहां से आया घर। और घर आकर के मैंने मम्मी को कुछ नहीं कहा, मैं फिर अपने जॉब पे चला आया। और जॉब करके फिर मैंने गोविंद भाई जी को रात में ही मैंने मैसेज किया कि भाई जी ऐसी ऐसी बात है, मेरा ना एकदम समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे मम्मी को ठीक करूं। फिर भाई जी से पूरी कहानी बताई, इनको मैसेज किया, इन्होंने सुबह कॉल करने का आदेश दिया। फिर मैंने कॉल किया तो उन्होंने कुछ दवाइयां बताई, कुछ मलहम बताए कि इस तरह से साफ करना है दिन भर में 3-4 बार और 3-4 बार मलहम को लगाते जाना है। तो जो परिणाम डॉक्टर के ड्रेसिंग से 20 दिन में मुझे नहीं मिले थे वो मुझे आज 5 दिन में मिल गए, 5 से 6 दिन में। भैया ने मुझे 14 तारीख को बताया था कि ऐसा ऐसा करना है और 4 से 5 दिन के अंदर पैर का सूजन भी चला गया। मम्मी जी अच्छी तरीके से चल फिर भी सक रही हैं।
तो भैया का तो बहुत बहुत उपकार है हमारे परिवार पे। कुछ भी होती है तो भैया तुरंत सहायता के लिए उपस्थित रहते हैं। बल्कि डॉक्टर ने तो ये भी कह दिया था कि अगर इसमें जल्दी से अगर मांस नहीं मतलब भराए तो 1 महीना इंतजार करते हैं, और अगर नहीं मांस भराए अपने आप तो फिर मतलब दूसरे पैर के जांग का चमड़ा काट करके वहां पे चिपकाएंगे। मतलब एक बीमारी तो वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से और दूसरी बीमारी देने की बात कर रहे थे। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। मैं किसी तरह उस दिन वहां से ड्रेसिंग करवाया और घर लेकर के आया। उसके बाद मैंने जानी छोड़ दी वहां। फिर मैंने भाई जी से संपर्क करके इनसे जो दवा इन्होंने जो बताई, फिर मैं उसी तरह से मैं करता गया, और आज मेरी मम्मी बहुत बहुत मतलब 90% बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद भाई जी का। वंदे मातरम। ये आप कर लो आगे कवर। हाँ जी, स्क्रीन शेयर इसको कर दी डिस्कस मैंने। कर दूं। बिल्कुल, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, आप बताते जाना। ठीक है। एक ये समस्या है, इसमें समस्या है कि एक टांग की एड़ी में साइड में दर्द है, पैर जमीन पर नहीं रखा जाता है, चलने में बहुत दिक्कत होती है, कोई चोट नहीं लगी है, कोई उपाय बताएं भाई जी। एज है 12 साल, लड़का। अब इसमें इस्तेमाल किया गया 5 से 6 चम्मच अरंड का तेल, आधा चम्मच सौंठ, इसको गुनगुना करके इससे मसाज करना, और नमक और फिटकिरी इन दोनों को पानी में डाल के उबाल के उस पानी में डुबो के रखना था पैर को। इस समस्या का ये उपचार से जो समस्या थी 12 साल के बच्चे का जिसका पैर नहीं रखा जा रहा था, इस रसोई घर के सरल से उपचार को करने से संदेश आया, भाई जी आपके बताए उपाय से अब ठीक है। भाई जी आपका धन्यवाद। थोड़ा बिजी थी इसलिए बता नहीं पाई देर से। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी हिस्से में दर्द है तो आप अरंड के तेल को आप इस तरीके से भी इस्तेमाल करके आप अपने दर्द से मुक्त हो सकते हैं। जहां इस 12 साल के बच्चे का पैर जमीन पे रखा नहीं जा रहा था, तो मसाज और सिकाई से वो बच्चा स्वस्थ हो गया और उसके परिवार की समृद्धि बची। तो ये है हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक अनुभव। भैया अगली स्लाइड। पलके फड़कना। पलक जो जिसके पलकों पे कंट्रोल नहीं रहता, इसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी है। वो वीडियो क्लिप आपको यूट्यूब चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा, या अभी वीडियो चलेगी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ये नीलेश त्रिवेदी हैं भरूच से। इनका मैसेज था, नमस्कार गोविंद भाई, 3 दिन से आंख के नीचे स्किन जबक रही है, जैसे नाड़ी जबकती हो, इसका क्या कारण हो सकता है और इसका इलाज क्या है। इन्होंने तो नाड़ी नस की बात करी थी, लेकिन जब ये वीडियो भेज रहे थे तो उनकी पलकें झपक रही थी, पलकें गिर रहा था, पलकों पे कंट्रोल नहीं था। तो इसके लिए जो मैंने उनको बताया एक ऑडियो के रूप में भेजा था, तो इन्होंने कल रात को ही मैसेज किए कि आपके बताए अनुसार 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर 1 कप दूध और 1 कप पानी में मिक्स करके गर्म करके सुबह शाम 2 दिन लिया, और आंखों में देसी घी लगाने से आंखें फड़क रही थी, वो ठीक हो गई। तो हमारा मतलब कहने का मतलब है कि आप हल्के में जो हमारी रसोई घर की जो दूध घी है, इनको हल्के में ना लें।
ये बहुत अच्छा काम करता है। जबकि इन्होंने घी आंखों में लगाया था, यही घी अगर उसी दूध में मिला के पीते तो और अच्छा परिणाम मिलता और जल्दी हो जाता। अगली स्लाइड भैया। अब किसी को भी आंखें फड़कने की शिकायत हो तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल उपाय है। गर्म दूध, मतलब दूध और पानी में आप मिला के, सौंठ मिला के उबाल के पीजिए, घी मिला के। ये 10 सितंबर का है। इन्होंने एक फोड़ा, गांठ जैसा फोड़ा भेजा था, इसमें दर्द बहुत था। तो मैंने इन्हें बताया कि गेहूं के आटे में नमक तथा पानी डालकर गर्म करके गाढ़ा लेप बनाकर लगाएं, जिससे फोड़ा पककर फूट जाएगा। तो यहाँ पे भी उनका संदेश आ गया कि अब बिल्कुल ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं बाल तोड़ हो जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए जो पक नहीं रहा हो और दर्द बहुत हो, तो उसे पकाने के लिए बहुत ही अच्छा है कि आप अपने आटा जिसकी हम रोटी खाते हैं, मतलब हमारी अगर रसोई घर में जो भी हमारा अन्न पड़ा हुआ है, जो भी अनाज है, अन्न है, औषधि है, मसाले हैं, वो सब अपने आप में औषधीय गुणों से भरपूर है। इस्तेमाल करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछने की जरूरत है। और अगर नहीं बड़े बुजुर्ग बताते हैं तो आप स्वस्थ समृद्ध परिवार जैसे भाई बंधुओं से जुड़े रहें। यहाँ पे हम अपनी तरफ से जितना प्रयास हो रहा है कि हम अपनी परंपराओं में छुपे हुए वो ज्ञान, जिसमें किसी तरह का धन खर्च नहीं होता है, उनको परीक्षित करके आप तक पहुंचाएं। और आप लोग भी अगर मदद करते हैं, अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, तो हम इस चीज को कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, इसे जन जन में विश्वास दिलाने में बहुत ही आसानी होगी। भैया अगली स्लाइड। ये वही समस्या है जिसका आपने ऑडियो सुना, तो ये उन्हीं का मैंने बनाया था कि किस तरीके से समस्या जरूर पढ़े। जब आपके पास कभी दिखेगा, ग्रुपों में दिखेगा, या आपके हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे कहीं भी आपको नजर आएगा, तो वहां पे आप पढ़ सकते हैं कि उन्होंने समस्या में क्या, ऐसे आवाज में तो उन्होंने बोल ही दिया। और इसमें होम्योपैथ जो है, हमारी पैथी, इसको हल्के में ना लें। होम्योपैथ, मैं राजीव भाई को सुनने के बाद होम्योपैथ से जो चमत्कार, जो प्रभाव आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के विश्वास से मिल रहा है, तो कई होम्योपैथ के डॉक्टर और कई भाई बंधु इस बात से चकित हो जाते हैं कि ऐसा मतलब इतनी जल्दी और इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तो ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का है परिणाम, क्योंकि मुझे ना ही उतना ज्यादा पढ़ने का शौक है, ना ही मतलब पढ़ पाया, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना कोई अनुभवी हूँ। बस आप लोगों के विश्वास और आप लोगों के आशीर्वाद से जो भी दवा का चयन होता है और जो थोड़ा बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत का परिणाम है कि परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मन भी खुश होता है, दिल भी खुश होता है, और इस काम को और करने का मन करता है। आप हरजिंदर भाई जी हैं, कल हम लोग जानते हैं कि कल रात को 3:30-4 बजे तक इन्हीं बातों पे डिस्कस कर रहे थे, आपस में कर रहे थे कि हम इसमें मोमेंटम किस तरीके से बनाए रखें, क्योंकि हमारी अभी मोमेंटम में बहुत कमी है कि हमारी रीच जो है, हम जो कर रहे हैं उसकी पहुंच बहुत कम है। उसे हम अभी और लोगों तक पहुंचाने के लिए भी व्यक्तिगत अपने जो है सफर को भी अभियान के रूप में डाल दिया है कि हर हफ्ते कहीं ना कहीं, किसी न किसी शहर में, किसी न किसी गांव में पहुंचना है। तो हम पहुंच रहे हैं कि रसोई घर को और अन्य जो चिकित्सा पैथी है, जहां इलाज बहुत ही सरल तरीके से उपलब्ध है, उसका प्रचार प्रसार कर सकें, उसके प्रति लोगों को विश्वास दिला सकें, और सबसे ज्यादा रसोई घर के प्रति। आ, भैया अगली स्लाइड कर दीजिएगा फीडबैक का। ये आप देखिए, जो वो जख्म है, ये थोड़ा सा ठीक होने के बाद का था। जब मैं बिलासपुर में था तो एक फोटो आई थी मेरे पास 17 तारीख को, तो ये 3-4 दिन के बाद का था। अभी आपको अगली स्लाइड में आपको नजर आएगा, पहले दिन का भी और कल का भी आएगा। ये कल की फोटो है। पहले वाली फोटो देखेंगे 17 तारीख का, तो उसमें सूजन भी है पैरों में और जख्म भी थोड़ा सा है, जो 17 तारीख का। और ये कल का है, यहाँ आप देख रहे हैं कि जख्म भी भर रहा है और सूजन भी उतर गया और अभी चल भी रही है। इसी का ये पहला है जो 14 तारीख को मेरे पास फोटोग्राफ्स आए थे। आप इसमें देख सकते हैं कि सूजन और अगल बगल की स्किन की क्या स्थिति है। तो होम्योपैथ को कभी हल्के में ना लें। हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से कि होम्योपैथ को हल्के में ना लें। अब
और ये उसी भाई का है। जब 17 तारीख को उन्होंने अपनी माताजी की फोटो भेजी और उनका थोड़ा सा अच्छा परिणाम मिला, तो उसके बाद उनका एक संदेश था। इसका भी आपको एक ऑडियो अभी भैया चला देंगे इसमें कि इनके लिए फिर जब बात हुई, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, अभी साफ दिखाई नहीं दे रहा मुझे पढ़ने में, तो इन्होंने अपनी समस्या दांत खाज की समस्या थी, और इस तरह से मेरी जांघ में कच लग जाता है, अंडरवियर पहनना भी मुश्किल हो रहा है, 4 महीने से छोड़ चुका हूँ, जब पैंट पहनता हूँ तो रगड़ होने के कारण बहुत लहरता है, और जब रात को देखता हूँ तो ऐसा दिखता है। इसके लिए कोई सटीक सा उपचार बता दीजिए। तो मैं कोई और उपचार ना बता के जो उनके घर में उपलब्ध था, जैसे उनकी माता जी के लिए जो दवा आई हुई थी कैंडुला क्यू और कैंडुला मल्लम, तो मैंने उसी को उन्हें बोला कि क्योंकि अलग से करें, अलग से क्या करना, खर्च बढ़ाना, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, हमारा मकसद यही है कि कम खर्चे में बिना जो चीज है जो उपलब्ध है उसी से इलाज हो जाए। तो होम्योपैथ की कैंडुला क्यू और मतलब कैंडुला का मदर टिंचर और कैंडुला क्रीम लगा के मतलब मात्र 2 दिनों में इतने अच्छे परिणाम मिले कि वो पैंट भी बड़े आसानी से पहन रहे हैं और बहुत खुश हुए कल। और उन्होंने कल रात को ही मतलब 1-1:30 बजे के आसपास उन्होंने भेजा था अपना अनुभव और ये सारी चीजें। कितनी सारी आप देख रहे हैं यहाँ पे, कितनी सारी क्रीम, कितनी सारी क्रीम। तो आप सभी से विनती है कि अपने जीवन में होम्योपैथ को, रसोई घर को, आयुर्वेद को बढ़ावा दें, अपनाएं, विश्वास के साथ अपनाएं। भैया अगली स्लाइड, इसकी अगली स्लाइड देखिएगा, कोई है? हाँ, ये मैं पुस्तक पढ़ रहा था, उस पुस्तक में लिखा हुआ था डिप्रेशन, तनाव, डर, फोबिया आजकल इतने क्यों आम हो रहे हैं। तो उसी के कुछ वाक्य थे, उसे मैं पोस्ट के रूप में शेयर किया। परिवार का छोटा होना जिससे आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। जब परिवार भरा पूरा रहता है तो कभी कोई न कोई बात करता है। अगर आपके परिवार में 2 ही जने हैं और एक से मुंह मुंह बन गया, वो लड़ाई झगड़ा हो गया, उदासी हो गई किसी कारण से, किसी बात पे अनबन हो गई, कुछ भी हो गया, तो आप डिप्रेशन की शिकायत हो सकते हैं। लेकिन अगर वही परिवार में 10 जने हैं और एक से मुंह बन गया, तो दादा दादी से बात कर सकते हैं, चाचा चाची से बात करते हैं, भाई भाई के आप अपना मन हल्का कर सकते हैं, तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते। दूसरा, धर्म, मजहब, अध्यात्म से दूरी, जिससे आप केवल भौतिक जीवन को ही असल मानते हैं। अगर हम धार्मिक नहीं है, मजहब के प्रति नहीं, अध्यात्म से दूरी बनाए रखते हैं, तो हमें सिर्फ भौतिक ही भौतिक दिखता है कि गोवा घूमना, मतलब जो भी है भौतिक साधनों में ही फंसे रहते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी तक पहुंचने की रहते हैं। तो उसमें कई बार हमारी आर्थिक हो सकती है, समय का अभाव हो सकता है, तो वो चीजें जो होती है वो अनुभव की वजह से डर, डिप्रेशन में हम चले जाते हैं कि हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन जो इंसान धार्मिक हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, तो उसे भौतिक जीवन में उतना लगाव नहीं होता, जिसकी वजह से भी डिप्रेशन और डर और फोबिया नहीं आता, तनाव नहीं बनता। बेवजह सूचनाओं का अंबार, जिससे आपका मस्तिष्क विचलित होता रहता है। जिस तरीके से पिछले 2 साल पहले तथाकथित षड्यंत्र वाली जो महामारी आई, ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं का ढेर लग जाना, चाहे वो गलत थी सही था, उसकी वजह से मतलब तकलीफें बढ़ती हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं, तनाव बढ़ जाता है, डर बढ़ जाता है। तो बेवजह सूचनाओं से बचें। केवल पैसा कमाना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य, अगर ऐसी सोच होती है तो उनके अंदर हमेशा लालच लालच की गिरफ्त में आ जाते हैं। और जो लालच की गिरफ्त में रहता है वो हमेशा, अगर लालच करेगा तो किसी के साथ चोरी करेगा, किसी को धोखा देगा, किसी को झूठ बोलेगा, कुछ भी करेगा। तो एक डर उसके अंदर पैदा रहेगा कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। तो ये भी एक डिप्रेशन का, तनाव का ये मुख्य कारक है। तो अगला भैया, इसके बाद इसका और आगे कीजिए, आ जाएगा दूसरे इसका बना हुआ फीडबैक आ जाएगा। और आगे, और आगे, और आगे, नेक्स्ट। ये है मतलब, चलिए इसके ले लेते हैं। ये छोटे बच्चे को है, दाने फोड़े, इसी को ये देखते हैं। आप इसको देखते हैं पहले, ये बच्चे की जो फोटो है, ये छोटा बच्चा है, इसके बच्चे के दाने उन्हें निकल रहे थे। तो इन्होंने 15 सितंबर को पूछा था और कल का फीडबैक है कि भैया जी आपने नींबू, नारियल और कपूर को मिला के लगाने के लिए बोला, 3 दिन में ही
बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, उसके दाने, फोड़े, फुंसी जो भी थे वो ठीक हो गए। तो आप छोटे से छोटे बच्चे पे भी, बड़े पे भी, सब पे अप्लाई कर सकते हैं, तो हम अपने चर्म रोग से बच सकते हैं। आगे भैया, आगे या पीछे कर देना पहले। ये आप ऐश्वर्या जैन बहन है, इनके ये आपको एक दिख रहा है कि 35 वर्ष की हैं, 2 दिन में मुंह के अंदर दाहिनी साइड में दाढ़ और जबड़े में दर्द हो रहा है। तो हल्दी, नमक, फिटकिरी के सरसों तेल युक्त से मसाज और लौंग युक्त पानी से कुल्ला करने से तो मतलब 80% तक आराम मिल गया। तो ये हमारी रसोई घर की ताकत है। भैया अगला। और अगला। बस इसे रोक दीजिए। ये भैया जी, मेरे 2 दिन से पेट में दर्द हो रहा था। दर्द हो रहा है, नाभ डिग जाती है वैसा। नाभ सही करा ली लेकिन आराम नहीं हुआ। थोड़ा गैस की प्रॉब्लम है और कमर में भी बड़ा अजीब सा दर्द हो रहा है। इस तरीके से समस्या थी। तो आप देखें कि ये 20 सितंबर की बात है और कल 21 तारीख की अगर रात को 1 बजे मैसेज आ रहा है, 9:30 बजे, मतलब 9 बजे, आज सुबह का है, मतलब सुबह आज 2 दिन बाद। पेट दर्द बुरी तरह से चीख चिल्ला रहे हैं, पेट दर्द में अगर बुरी तरह से चीख और चिल्ला रहे हैं, इसके लिए बहुत ही आसान है। अपने रसोई घर में सूखा धनिया 10 चम्मच ले लीजिए, 5 चम्मच सौंठ ले लीजिए, 5 चम्मच अजवाइन ले लीजिए, 5 चम्मच भुना हुआ जीरा ले लीजिए, 2 चम्मच काला नमक, इन सबको पीस के चूर्ण बना के रख लें। 1 से 2 चम्मच अगर गर्म पानी के साथ दिन में 3-4 बार लेते हैं, इस चूर्ण से पेट दर्द तो ठीक होगा ही, किसी भी कारण से भी पेट दर्द हो रहा होगा उसमें भी आराम मिलेगा। तो गैस बनने के कारण या अन्य किसी कारण से पेट दर्द हो, और इसे आप, इस चूर्ण को पेट दर्द के नाम का चूर्ण बना के अपने घर में रख भी सकते हैं। जैसे कई बार आपको काढ़ा बनाना है, कुछ बना के उबाल के लेना है, सिकाई करना है, तो अगर आपके घर में पहले से बना हुआ है, क्योंकि घर की चीजें हैं, इसमें कहीं कोई बाहर से आने लाने की जरूरत नहीं है, तो आप इसे एक अपने घर में बना के उस पे लेबल लगा सकते हैं कि भाई पेट दर्द का चूर्ण, और ऐसे रख सकते हैं ताकि कभी भी जरूरत पड़े। अगर ना इस्तेमाल हुआ, भाई तो आपके ये चूर्ण पड़ा हुआ है, 2-3 महीने पड़ा रह गया, 4 महीने पड़ा रह गया, नहीं इस्तेमाल हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको शरबत घोल के शिकंजी बना के पी जाइए, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे भी पी सकते हैं, ऐसे भी फंकी ले सकते हैं। आगे भी अगला। ये हमारी रूपाली ताई बहन है, जो आयुर्वेद में जिज्ञासा रखती हैं, आयुर्वेद सीखती हैं और सीखना चाहती हैं। पहले डर लगता था घर पर कुछ उपाय करने से, आपके कारण हिम्मत बनी है। कुछ दिन पहले 14 महीने की बेटी पत्थर पर गिरने के कारण सिर पर सूजन आई थी, तो मोनिका दीदी ने अजमाइन से सिकाई करने को बताया था, 2 ही बार में ठीक हो गया। मैं घरेलू उपाय सीखना चाहती हूँ, आपकी मेहर ऐसे ही बनाए रखना। ठीक है। ये मोनिका दीदी हैं पंचकुला से। भैया जी नमस्कार, मैंने आपके व्याख्यान देखा यूट्यूब पे और आरोग्य जगत ऐप पे भी देखती हूँ रोज। भैया जी, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। तो इस तरीके से आप जैसी बड़ी बहनों का, भाइयों का आशीर्वाद मिलता रहता है, जिसकी वजह से हौसला भी बनता है। अगली स्लाइड भैया। ये वीडियो आप देखिए। मैं प्रदीप, हरिद्वार से। आपने जो मुझे एक तरीका बताया था, जो मेरे हाथ पे एक चर्बी निकल गई थी, आज मेरा हाथ बिल्कुल सही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको दिखाता हूँ आपने मेरे को क्या बताया था। आपने मेरे को बताया था कि अरंडी का तेल, उस अरंडी के तेल में देसी हल्दी डाल के अगर मैं अपने हाथ पे लगाऊंगा तो मेरा हाथ बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर ने तो इसका ऑपरेशन तक बता दिया था, लेकिन आपने जो मुझे ये उपाय बताया उससे आज मेरा हाथ बिल्कुल सही है। देखना, मेरे जो हाथ की जो हालत थी पहले, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये गांठ बनी हुई है,
ये मेरे हाथ की हालत थी। इस गांठ को निकालने के लिए डॉक्टरों ने ऑपरेशन बता दिया था, लेकिन आपने अरंडी के तेल में हल्दी डाल के लगाने के लिए बोला। मैंने 10-12 दिन ही मालिश की, काफ़ी अच्छा हो गया। और आज मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ बिल्कुल साफ है, मेरे हाथ पे बिल्कुल भी निशान नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को ये नुस्खा बताया। वंदे मातरम जी। इस अनुभव को ये दोनों जो फीडबैक आप वीडियो में देख रहे हैं, इसके बारे में पहले बता दूं। सबसे पहले जो पहले वाला आपने देखा गांठ, जो गांठ थी हाथों में गांठ बन गया था, अब उसमें हल्दी और अरंड का तेल मिला के लगाने से उनकी 10 से 10 दिन में गांठें खत्म हो गई। तो क्या है मतलब, सबसे बड़ी बात है कि करने में क्या जाता है भाई, सिंपल घरेलू उपचार है, करें तो सही, विश्वास करके करें। और ये विश्वास तभी और पैदा होगा जब हम जैसे भाई बहन मिलके समाज में लोगों की सेवा करेंगे और उनके सेवा के बदले हम उनसे अनुभव मांगेंगे। और उस अनुभव जब देंगे, आप लोग जो भी भाई बंधु देंगे, तो उनके अनुभवों के आधार पे विश्वास और जल्दी बढ़ेगा। तो ये, और आपने देखा जैसे अभी आपने उस फीडबैक आपने पढ़ा था कि बच्चे आंख फड़क रही है, तो आप अभी जब देखेंगे तो पलकों पे कंट्रोल नहीं था, पलक बार बार झपक रही थी। अभी वीडियो जब चला था आप देखे हैं, तो यही अनुभव है। उन्होंने वीडियो भेजा था कि इस तरीके की दिक्कत है, तो पलके फड़कना कहते हैं, पलकों पे कंट्रोल नहीं रहता, तो उसमें अपना दूध, घी, सौंठ बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप इस उपचार को, तो बहुत ही सरल उपचार है, याद कर लें तो बहुत अच्छा है। तो भैया आगे कुछ है देखना, और है कुछ? दो तीन ऑडियो होगा आज का। एक सेकंड भैया, चेक करता हूँ। गोविंद भैया, वंदे मातरम। मेरी आपसे बात हुई थी अंडकोश वृद्धि के बारे में। तब आपने मुझे उपचार के तौर पर जो औषध बताई थी, उससे मुझे 90 से 95 तक आराम 10 दिनों में हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। औषध बनाने और लेने की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम 200 से 300 ml पानी लें, फिर उसमें 2 से 10 ग्राम सौंठ डालकर इतना उबालें कि पानी 20 से 50 ml रह जाए। तब इसे उतारकर ठंडा होने के लिए रख दें, और जब ये गुनगुना रह जाए तो इसमें 1 से 5 ml अरंडी का तेल डालकर घूंट मारकर पी जाए। ऐसा सुबह और शाम करना है। साथ ही अरंडी के पत्तों की चटनी बनाकर वृद्धि वाले स्थान पर लेप करके पट्टी बांधनी है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरे पति को बहुत ज्यादा खर्राटे आते थे। फिर मैंने गोविंद भैया से बात की। गोविंद भैया ने बताया देसी गाय का घी 2-2 बूंद रात को सोने से पहले नाक में डालना है। मैंने स्टार्ट किया
और 15-20 दिन के बाद आराम आना शुरू हो गया। अब लगातार मुझे डालते हुए कम से कम 3 महीने हो गए हैं, पर अब इतना स्मूथली सोते हैं कि साथ सो रहे आदमी को भी नहीं पता चल रहा कि कोई सो रहा है। वरना दूसरे कमरे तक भी खर्राटों की आवाज आती थी, दूसरे कमरे में भी कोई आराम से सो नहीं सकता था। धन्यवाद गोविंद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद अख्तर है और मैं गिरिडीह झारखंड का रहने वाला हूँ। अभी जब से गर्मी शुरू हुई थी, मतलब फरवरी माह के बाद से मुझे मतलब कांच लगते जा रहे थे और मैं कितनी किस्म की मतलब 8 से 10 तरह की क्रीमें मैं लगाकर ट्राई कर चुका था, अंग्रेजी दवाई की। मेडिसिन भी मैंने कई लिए, इट्राकोनाजोल और कई तरह की सेटजीन वगैरह वगैरह मैंने लिए। तो जब मैं मेडिसिन ले रहा था तब तक आराम था, छोड़ने के तुरंत बाद फिर से यही कांच लगना स्टार्ट हो जा रहा था और इसमें खुजली नहीं होता था। मतलब पैंट पहनता था तो रगड़ होने के कारण हमेशा मुझे जलन होती रहती थी, बहुत ज्यादा जलता था, परेशान हो गया। तो कई बार तो बैठ नहीं सकता था, मतलब दोनों जांघों के बीच में हो जाना और पीछे गुदा के साइड ऊपरी तरफ, कमर के ऊपरी तरफ भी मुझे ये शिकायत रहती थी। फिर मैंने गोविंद भैया जी को, जो हमारे वैद्य श्री गोविंद जी को, से मैंने संपर्क किया और उन्हें मैंने ये प्रॉब्लम बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि कैंडुला क्यूब का लोशन और कैंडुला मलहम, ये दोनों को मिलाकर 2 दिन लगाइए और 2 दिन के बाद मुझे बताइए कि किस हद तक आपको आराम मिला है या नहीं है। तो मैंने ये उपचार शुरू किया और मुझे मतलब 60 से 70% 2 दिन में मुझे फर्क दिखा। इतना जल्दी तो मतलब एलोपैथी की दवाई भी नहीं काम कर रही थी। मैं भैया का बहुत बहुत आभार हूँ और आभार मानता हूँ उनका कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये दवाई ट्राई कीजिए एक बार घर से, अगर इससे नहीं होगा तो और भी बेहतर बनाएंगे। मगर उनकी दुआ से और उनके सुझाव से मैंने ये उपचार शुरू किया और आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं अब पैंट पहन सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद भैया जी। जैसा कि आज आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से, हाँ मैं तो ये बताना भूल गया कि जो खराटे वाला अनुभव सुने हैं ना, जब जिस दिन ये दीदी का फोन आया था तो मैंने उनको बोला कि दीदी देखिए ऐसा है, इसका इलाज और इलाज करना और इलाज के ऊपर जो खर्च है वो उसी को करना है जो उसके बगल में सोता है। तो आपकी मतलब उसकी जिम्मेवारी है जो उसके बगल में सो रहा है, जिसको दिक्कत हो रही है। जो सो रहा है उसको दिक्कत नहीं है, वो दवा ले या ना ले, जो बगल में सो रहा है जिसको दिक्कत हो रही है उसे करना पड़ेगा, जबरदस्ती करे जैसे करे। तो जिन्हें के भी परिवार में खराटों की समस्या है तो आप उनको ना बोले कि इलाज करो, इलाज लो, दवाई खाओ। वो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उनको करो, क्योंकि आप अपनी नींद सही करना चाहते हैं। तो उस दीदी ने उस बात को समझी कि हाँ भाई बात तो सही है, तकलीफ तो मुझे हो रही है, बंदा तो खराटे लेके सोता ही है, हमारी नींद हमारी खराब होती है। तो और उन्होंने किया उस चीज को। और ये राजीव भाई का बताया हुआ पंचगव्य के ऊपर जो राजीव भाई ने गौ माता के महिमा के ऊपर जो राजीव भाई ने व्याख्यान दिए थे, उस व्याख्यान के आधार पे पिछले 6 सालों में सिर्फ गौ माता से ही मैं आज बड़े बातों में याद आ रहा है। शायद अभी कभी फीडबैक कभी आप मेरे फेसबुक पेज पे पहले जाएं 2017 के पोस्टों में तो कहीं आपको मिलेगा कि गौमूत्र सूंघने मात्र से, हमारे यहीं दिल्ली में उत्तम नगर में एक गोविंद भाई हैं, गोविंद नाम है उनका, कपड़े की दुकान है। तो उनकी माता जी को बहुत ज्यादा एलर्जी होती थी, छींकें आती थी, सारी चीजें। तो उस वक्त काफी तकलीफें थी। तो मैंने उनको बोला कि उस वक्त हम नए नए थे, कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, राजीव भाई को सुन रहे थे, राजीव भाई की बातों को। तो मैंने उनको बोला थी गौमूत्र माता जी को पिलाइए। तो गौमूत्र नहीं पी रहे थे, तो लेकिन उन्होंने गौमूत्र को मेरे कहने से पीने के बजाय सिर्फ सूंघना शुरू किया। तो सूंघने मात्र से उनकी माता जी का जो छींक आने की समस्या थी, सर्दी खांसी जुकाम एलर्जी जैसा होता था, गौमूत्र को सूंघने मात्र से समस्या ठीक हुई थी।
तो आप समझ सकते हैं कि गौमूत्र, गौ माता कितना अनमोल है हमारे लिए। और जैसे वैद्य जी भी कहते हैं, हर कोई कहता है कि गौ माता, अगर आपको हर चीज चाहिए तो आपको पालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज कहता हूँ कि अगर आपके पास पालने की सुविधा नहीं है गौ माता को, तो आप जिस तरीके से अपने घर में गाड़ी रखते हैं, मोटरसाइकिल रखते हैं, कार रखते हैं, उसकी मेंटेनेंस देते हैं, उसकी सर्विस देते हैं, सर्विस कराते हैं, उसी तरीके से एक गौ माता लेकर आप अपने नजदीकी भाई बंधुओं को, जो भी आप ढूंढ लें, जहां भी हैं, जो भी आपके आसपास में है, जो गौ माता रख सकते हैं, उनसे बात कीजिए, उनको गौ माता लेके दीजिए और उनको बोलिए आप इनकी सेवा कीजिए। इनसे जो उत्पाद, जो दूध दही थोड़ा बनता है, तो आप अपने परिवार के साथ साथ मुझे जो आप दे सकते हैं दे दीजिएगा। तो अब अगर एक चीज यहाँ पे एक और बात करते हैं, मान लिया कि हमने गौ माता हमने किसी को लेके दे दिया, वो हमें दूध घी कुछ नहीं दे रहा है, तो आपको मैं बताऊं, परंपराओं के आधार पे जब हम जीवन के आखिरी पड़ाव में होते हैं, मृत्यु की मांग कर रहे होते हैं, प्राण अटका होता है, उस वक्त हमारी परंपराओं में कहा जाता है कि इन बड़े बुजुर्गों के नाम से, इनके हाथ से गौदान करा दो, गौदान करा दो, तो मुक्ति मिल जाएगी। रामचरित का पाठ करा दो, अपना जो भी जिसके होते हैं, जिस तरीके से होता है वो किया जाता है, उनमें से एक गौदान का भी है। तो आप यही समझ के कर लीजिए, एक गौ माता लेके किसी को दे दीजिए कि आपने गौदान कर दिया, आपने अपनी मुक्ति का काम पहले ही कर दिया। आप ऐसा समझ के कर सकते हैं। मैं इस तरीके से भी आप गौ माता किसी को दे दें, और सामने वाला कुछ दे दे तो भी बड़ी भला, ना दे तब भी भला, आप एक दान समझ के गौ माता को, एक गौ माता, आप जो भी सामर्थ्यवान है, आज के टाइम में हर इंसान एक सामर्थ्यवान है जो एक मोटरसाइकिल रख सकता है। आजकल आज एक मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए की आती है, उसका खर्च हर महीने 2,000 रुपया है ऑन एवरेज, सर्विसिंग का खर्चा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम एक गौ माता देते हैं तो किसी न किसी रूप में, जहां गौ माता रहेगी, जहां गौ माता का गौमूत्र गिरेगा, गोबर गिरेगा, वो जमीन, वहां का वातावरण शुद्ध होगा, घी बन के घी जलेगा तो वो शुद्ध होगा, वो बात की बात है। गौ माता जहां पे बैठी है, खड़ी है, वो जमीन और उसके आसपास का एरिया शुद्ध शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम गौ माता को बचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। गौ माता जो है गौशालों में नहीं बचेगी, गौ माता अगर बचेगी तो परिवार के बीच में बचेगी, किसानों के बीच में बचेगी, उनके घर में बचेगी जिनके पास है, जगह है थोड़ी बहुत। तो मैं शहर वालों को नहीं कहता, मैं उनकी स्थिति परिस्थिति, क्योंकि मैं भी शहर में रहता हूँ, तो मैं एकदम प्रैक्टिकल वाली बात करता हूँ कि मुझे, मैं संभव नहीं है कि मैं बहुत गौ प्रेमी हूँ, मतलब हमें बहुतों की इच्छा है कि हम गौ माता, तो आप गौ माता दान कर दें। हमारे अब कल के व्याख्यान में, कल हमारे साथ सत्यजीत भाई जुड़े हुए थे। अब हम उन्हें, हमारा पूरा प्रयास है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से उन्हें 5 गाय हम उन्हें उपलब्ध कराएं, और बहुत जल्दी वो 5 गाय उनके पास उपलब्ध हो जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जो भी खुली आंखों से जो भी सपने देखता हूं, तो परमात्मा और आप सभी के आशीर्वाद से, कृपा से वो पूरा हो रहा है। तो ये रहे आज के अनुभव, आज के विचार। और इन विचारों में एक विचार मुझे याद आ रहा है, कभी पढ़ा था कहीं, तो बात थोड़ी सी याद आ रही है कि हम जिससे भी प्रेम करते हैं, हमारा प्रयास होता है कि हम उसके जैसा बन जाएं। जिससे भी हमें लगाव होता है, जैसे मतलब किसी से भी प्रेम होता है तो हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो अगर हम में से कोई ईश्वर से प्रेम करता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, हर चीज में ईश्वर के साथ रहते हैं, तो हम ईश्वर जैसा बनना, उनके जैसा बनने का प्रयास क्यों ना करें। एक साधारण सी भाषा में, हम जिससे प्रेम करते हैं उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो अगर हम ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं तो ईश्वर जैसा बनने का प्रयास करें। ईश्वर जैसे, ईश्वर का गुण धर्म है कि सबको एक नजर से देखना। माफी चाहता हूँ, एक कॉल आ रही है, मैं इस कॉल को जरा अटेंड कर लूं। बंदे, नमस्ते जी। हाँ भैया, वो फोटो भेजे थे ना कल आपको, किस चीज का? वो हाथ वाला फोटो जो बोल रहे थे ना, हाथ को काट का बोल रहा है डॉक्टर, तो आपने हमसे बताया था कि आप 2-3 दिन रुक जाइए, आप कोई काम में शायद व्यस्त हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हम आपको 3-4 दिन बाद फोन कर रहे हैं कि अगर कोई बात, आप एक काम कीजिए, मुझे ध्यान आ गया
आप एक काम कीजिएगा, वो मुझे मैसेज को दोबारा टैग कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज होने की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैं कल आपको होम्योपैथ की मेडिसिन और कुछ घरेलू उपचार आपको लिख के भेजता हूँ। हाथ कटने नहीं दूंगा, ये हमारा वादा है, प्रयास है पूरा। चिंता ना करें, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मर्जी सिर्फ टैग कर दीजिए, सिर्फ ये भी लिख के भेज दीजिए, भैया जवाब दे दीजिए, या कुछ भी आपको दिल करे वो आप लिख दीजिए। व्हाट्सएप में जब भी भेजिएगा मैं उसके बाद आपको जवाब दे देता हूँ। मैंने जब आपका आया था उस वक्त मैं उस पर थोड़ा बहुत विचार कर भी लिया हूँ कि इसमें कौन कौन सी क्या क्या हम कर सकते हैं, तो मैं आपको लिख के भेज दूंगा। अरे बड़े भाई, भाई हूँ आप लोगों का। हाँ देखिए भैया, उससे भी मुझे भी कोई अपना आंख से देखे ना कि उसका पत्नी भाग 2 साल का बच्चा राजमिस्त्री का काम करता है वो। और उसका एक बड़ा भाई है, वो खट से जो भी कमाता है वो भाई को माने चिकित्सा में लगा दिया है। घर द्वार से माने खेती बाड़ी था वो बिक गया है। तो बुरा लगा मुझे कि हम सोचे कि फिर आपसे मार्गदर्शन से ही वो ठीक हो सकता है, नहीं तो फिर दुनिया में तो ऐसा है ही नहीं। राजू भाई दीक्षित अब नहीं है, उसकी जगह पर अभी आप ही है, तो आप ही से कुछ होगा तो होगा, नहीं तो फिर किसी से नहीं। अगर जिससे होगा वो लूटेगा, काटेगा और खत्म कर देगा। कोई बात नहीं भैया, पूरा प्रयास है। आप भाई जरूर जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधार आपके साथ हैं, और हमारा पूरा प्रयास है कि उस भाई को जल्द से जल्द स्वस्थ करें। ठीक है जी जी, ठीक है भैया, नमस्कार। नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। और अगली सूचना है, कल 23 तारीख शाम को 4:30 बजे दिल्ली के ईस्ट दिल्ली में सूरजमल बिहार में आर्य समाज मंदिर में उनके, एक मिनट, हेलो, हाँ जी, अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में, 10 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं, अरे नहीं ठीक है। जैसा कि मैं बता रहा था कि कल हमारी स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में और रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान के तहत आप जैसे भाई बहनों के आशीर्वाद से बिलासपुर के प्रवास के बाद कल हमारा शिविर है आर्य समाज मंदिर सूरजमल बिहार ईस्ट दिल्ली में। शाम को 4:30 बजे हवन होगा आर्य समाज का। उसके बाद रसोई घर चिकित्सा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आप लोगों के आशीर्वाद से। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी नित्य प्रार्थनाओं में हमारे इस अभियान के लिए प्रार्थना करें कि भगवान हमें सद्बुद्धि बनाए रखे, ज्ञान दे ना दे सद्बुद्धि बनाए रखे। अगर सद्बुद्धि भी रहेगी तो ज्ञान तो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कुछ बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। जैसे रिया बहन बोल रही थी, आप कुछ कहना चाहती हैं रिया बहन? हाँ भैया जी, नमस्ते नमस्ते सभी को। नमस्ते, वंदे भैया मातरम। जी, परसों रात को मैंने आपको परेशान किया था मम्मी के लिए, जो उसका बीपी और बहुत कम आया था, 86 85 ऊपर का और नीचे का 45 हो गया था। पूरा ठंडा पड़ गई थी मम्मी, और सूझ नहीं रहा था कि क्या करूँ इतना लेट टाइम में। तो जैसे आपने बोला था वैसे मैंने उनको दालचीनी और इसका लौंग का पानी उबाल के और उसमें नमक डाल के पिलाया 2-3 बार 4 बार। तो सडनली उसका बीपी, फिर मैंने आपको रात को फोटो भेजा था बीपी का उसका, कि नॉर्मल बीपी हो गया करके। और मम्मी आज बहुत अच्छी है, कल से ही अच्छी है, दोपहर से ही। रात को 12 12:30 के बाद ही उसको थोड़ा अच्छा लगने लगा और आँख भी खोलने लगी, और कल से और आज से तो उसने खाना खाना चालू कर दिया। और वो आपकी जो दवाई है कंटिन्यू चालू बोला है आपने रखने के लिए। तो अभी कितनी बार रखूँ? 2-3 बार तो दे रही हूँ दिन में, दालचीनी लौंग का पानी नमक के साथ।
जी दीदी, बहुत बहुत तो बहुत धन्यवाद। बढ़िया और बहुत बढ़िया भैया जी, अगर उसको लेके जाते हम लोग हॉस्पिटल में उल्टी के लिए, जुलाब के लिए, और जुलाब के लिए मैंने उसके नाभि में वो रस डाला था निकाल के, अदरक का रस, तो उससे भी जी बहुत आराम पड़ा उसको। 2 बार डाला था मैंने उसको। और भी आपने कुछ दवाई बोली थी, वो सारी दवाई मैंने उनको दी घर की। सल्फर भी उसके मुंह पे डाला था, जीभ पे, तो उसका जीभ का ना कलर चेंज हो गया। पहले फोटो में कुछ अलग था और मैंने डाला उसके बाद कुछ अलग था उसका कलर, जीभ का। जी और जी। वो पूरा झंझना उठी थी वो डालने के बाद में मैंने। तो बहुत अच्छे है अभी। और अभी खाना खा रही है और अच्छे से थोड़ा सा उठ के काम हल्का का कर रही है। लेकिन दोनों को भी वीकनेस आया, दीदी को भी और उनको भी वीकनेस है अभी। कोई, वो तो भी दूर क्या हो किया जाएगा। जाए? वो भी दूर हो जाएगा दीदी। ऐसा है, जी जी। जिनको भी, जिन्हें भी लो बीपी की समस्या हो, हाँ। लो बीपी रहता हो, चक्कर आता हो, घबराहट होती हो, बेचैनी होती हो, तो उन्हें नियमित रूप से, जो हमारा कोरोना की महामारी काल में जब भी जो भी इंसान बीमार होने के बाद उन्हें कमजोरियां हो रही थी, तकलीफें हो रही थी, तो हम इसमें, मैंने 2017 में, कल भी हम इस बारे में डिस्कस किए थे कि 2017 में मैं ऐसे ही अपने घर परिवार के लिए काली मिर्च का पाउडर, बादाम का पाउडर घी में भून के, दूध में डाल के, उबाल के, उसमें मुनक्का मिला के हम खाते थे। तो ऐसे एक दो दो चार दिन खाए थे, जो भी हमारा परिणाम मतलब रहा। लेकिन 2020 में तो उसने इतना चमत्कार किया है कि भारत ही नहीं, अलग अलग, मतलब लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जहां भी, दुबई, मतलब कई ऐसी जगहों पे, साउथ अफ्रीका, जहां से भी फोन आए और उन्होंने कमजोरी की बात करी कि कमजोरी आ रहा है, बीमारी के बाद कमजोरी आ रहा है, या लो बीपी की समस्या में जिन्हें चक्कर बहुत आते हैं, खांसी बहुत ज्यादा रहती है, शरीर में दर्द रहता है, तो सौंठ मिलाते हैं। तो आप ये चीज आप उन्हें दें कि 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच बादाम का पाउडर, 1 चम्मच घी में रोस्ट करें, 1 कप दूध और 1 कप पानी, इच्छा अनुसार जितनी इच्छा उनको करे उतने मुनक्के उसमें डालें, और थोड़ा बहुत अगर शरीर में दर्द हो तो सौंठ का पाउडर डालें। इसको अच्छे से उबाल लें बढ़िया सा। जब वो आवाज नहीं आ रही भैया। माफ करें, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी सिस्टम से। अगर आपको जहां तक सुनाई दिया है वहां तक बताएं, नहीं तो मैं फिर दोबारा बता दूं। ऐसे मैं दोबारा ही बोल देता हूँ। जिन्हें भी किसी भी रोग के कारण, किसी भी कष्ट से भोगने के कारण अगर शरीर में कमजोरी आ गई है, तो कमजोरी, और उस कमजोरी हो, चक्कर आता हो, बीपी हमेशा लो रहता हो, ऐसे समस्याओं से बचने के लिए जो हमने बहुत ही अच्छा है अपने रसोई घर में, कि काली मिर्च का पाउडर, बादाम का पाउडर, 1 चम्मच घी में भून के, 1 कप दूध, 1 कप पानी डाल के उबालें, जितनी इच्छा करे उतना उसमें किशमिश डाल दें, शरीर में दर्द हो तो सौंठ का पाउडर डाल दें 2-3 चुटकी, और इसको अच्छे से उबाल के 1 कप रहने पे उसे पिएं और खाएं। अगर सुबह शाम हम करते हैं तो मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर ही शरीर में अलग सी ऊर्जा दौड़ती है। ऐसा लगता है जैसे, मतलब क्या बोलूं, जो, मतलब कहने को शब्द नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे अनुभव भी हैं उसके। और जिन्हें लो बीपी होती है उन्हें तो ये जरूर बना के लेना चाहिए। मैं महीने में 2-4 दिन खा लिया, फिर कभी खा लिया, इस तरीके से भी खाते रहें तो बहुत अच्छा है। नाश्ते के रूप में ले सकते हैं। तो इस तरीके से बना के खाने से, मतलब शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, घबराहट होनी, बेचैनी होना, बीपी का लो रहना, ये समस्या दूर होती है। तो आप इसका प्रयोग करें माता जी का। और मैं दीदी चाहता हूं कि आप माता जी की जीभ की फोटो आज की जरूर भेजें, क्योंकि मुझे मालूम है कि उस दिन जो जीभ थी वो क्या हाल था जीभ का। आ, जी जी भैया, जी भैया। तो मैं उस दोनों जीभ के आधार पे लोगों को बता सकता हूँ कि देखिए, जब बीमार होता है तो जीभ कैसा होता है, और जब इंसान स्वस्थ होने लगता है तो जीभ का कलर कैसा होता है। और इससे जी हमें भी सीखने को मिलता है। तो हाँ, आप में से किसी और का कोई प्रश्न हो, कोई
भैया जी नमस्ते। भैया जी जैसे इन्होंने बोला लो बीपी में, वैसे हम नॉर्मली क्या पानी में गुड़ बोलते हैं ना, कि पानी में गुड़। जैसे इन्होंने बोला दालचीनी और लौंग, तो दालचीनी वगैरह तो हम बीपी हाई में करते हैं, लौंग वगैरह आप के यहाँ बीपी पे लो में भी। मेरी बात सुनिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, आप मेरी बात सुनिए। मैंने उसमें क्या और एक्स्ट्रा मिला आपको पता है? आपने देखा उसमें नमक मिला हुआ है। नमक, नमक, हाँ जी, हाँ जी, नमक। बीपी जो है, लो बीपी वालों के लिए नमक जरूरी है, नमक जरूरी है। लेकिन उनके जो शरीर के जो दूसरे सिम्टम्स है, दूसरी तकलीफ थी, उन तकलीफों को तो दालचीनी और लौंग ही दूर करता है ना। लेकिन हमने बीपी के साथ साथ उनकी जो दूसरी तकलीफें थी, अगर मैं उनमें गुड़ और नमक और नींबू पिलाता तो शायद उनकी जो तकलीफें थी बढ़ जाती। जी ये चीजें होती है, थोड़ी सी हमें मतलब मेन एक्चुअली क्या, सबसे मेन दवा क्या है वो याद रखना है। लो बीपी की सबसे अच्छी दवा नमक, सबसे अच्छी दवा नमक है। अब उसको कैसे ले रहे हो, किस रूप में ले रहे हो, आप जूस में डाल के पी लो, कोई दिक्कत नहीं। नमकीन दाल खा लो, कोई दिक्कत नहीं। गुड़ के साथ नमक को मिला के इसलिए पिया जाता है कि गुड़ से एनर्जी आ जाती है, नहीं तो सिर्फ नमक का पानी पिए उससे भी लो बीपी नॉर्मल हो जाता है। हाँ जी। किसी को एक बार में, किसी को 2 खुराक में, किसी को 4 खुराक में, इस तरीके से। और किसी का कोई प्रश्न, कोई इच्छा, क्योंकि घर से डिमांड आ चुकी है। हमारे घर में आज चने की सत्तू का पराठा बना हुआ है, ऐसे लिट्टी चोखा और बैंगन का भरता। आप में से किसी को खाना हो तो आप लोग कल्पना करके खा लीजिए, कोई पहुंच तो सकता नहीं। भैया फोटो भेज दीजिएगा, उसी में हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अभी भेजते हैं, चिंता न करो, पहुंचते ही भेजता हूँ। भैया ये सत्तू का पराठा बोलते हो, ये सत्तू का पराठा लिट्टी चोखा कोई बोलते हैं या अलग होता है? नहीं, ऐसा है, गोल बना दिया तो लिट्टी हो गया, तेल में तल दिया तो तली हुई लिट्टी हो गया, आग में सेक लिया तो आग की लगी लिट्टी हो गया। अच्छा, मतलब उसमें जो स्टफिंग होती है वो सत्तू होता है वो? हाँ, उसके अंदर जो होता है सत्तू होता है, चने का सत्तू होता है। उसमें हम थोड़ा सा अचार का मसाला, प्याज, और मतलब जो भी आपको उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, अजवाइन और मंगरेला, ये तो मानो कि अगर वो नहीं डला तो लिट्टी का और पराठे का स्वाद आप ले ही नहीं सकते। फ्लेवर नहीं है। अब वही जो आप कलौंजी कह रहे थे ना कल। हाँ जी, हाँ जी, कलौंजी जी। भैया सरसों तेल भी तो डलता है, उसी से तो स्वाद आता है। हाँ हाँ, वो तो बनाने का, वो तो एक्चुअली क्या, सरसों का तेल, अचार का मसाला अगर डलेगा तो तेल तो अपने आप आ गया। अलग से तेल डालने की, हम तो अचार वाला ही तेल डाल देते हैं। उसमें क्या होता है, मसाले भी आ जाते हैं, थोड़ा खट्टापन भी आ जाता है। और ऐसे अगर नहीं अचार है तो नींबू का रस डाल देते हैं। उसमें डलता क्या है, मतलब नॉर्मली क्या क्या डलता है? अजवाइन, मंगरेला, सत्तू और नींबू, नमक, ये और सरसों का तेल, ये जरूरी है। इसके अलावा जो भी आप डालते हैं, प्याज डाल रहे हैं, लहसुन डाल रहे हैं, हरी मिर्च डाल रहे हैं, काली मिर्च डाल रहे हैं, वो सब एक्स्ट्रा है। भैया हाई बीपी में क्या क्या लेना है बोल रहे थे आप? दालचीनी, लौंग और हाई बीपी जिनको भी होता है उनके लिए दालचीनी है, लौंग है, अजवाइन है, सोंठ, मतलब जो भी गर्म तासीर की चीजें हैं उनका काढ़ा बना के पिलाना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा हो तो गरम गरम पानी बना के, गरम गरम पानी पिलाओ, उससे भी बीपी मतलब नॉर्मल आने लगता है। अब किसी का बहुत ज्यादा हो तो अपने नजदीक के जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, या जो भी दूसरी दवाइयां हैं उनका भी प्रयोग करें। लेकिन अगर नॉर्मली हाई है, हाई हो गया एकाएक, तो आप घर के ही उपचार को करें और उनकी शारीरिक स्थिति और परिस्थिति को देखते रहें। जब भी किसी का हाई बीपी हो जाए और आंखें बहुत ज्यादा लाल हो जाए, खून जैसा लाल, अगर उसमें खून जैसा जैसे लगता है किसी ने मार दिया और चोट आ गया, तो मैं उनको कभी, मतलब यही सबसे पहला सजेशन यही होगा कि आप घरेलू उपचार जरूर करो, लेकिन नजदीकी के डॉक्टर से जरूर मिलो, चाहे वो नजदीकी वैद्य हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, जो उसको तुरंत बीपी को कम कर सकता है, कम कराए। क्योंकि लो बीपी कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता ज्यादा, जितना कि हाई बीपी नुकसान पहुंचाता है। लो बीपी जो भी है वो बहुत ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं हाई बीपी की अपेक्षा।
वंदे भैया मातरम जी। कहते तो ऐसा है कि हाई बीपी में बचता नहीं है, लो बीपी में इंसान नहीं बचता, हाई बीपी में फिर भी उपाय हैं बचाने के। ऐसा है, लो बीपी में इसलिए नहीं कहते कि लो बीपी में एलोपैथी के पास कोई दवाई नहीं है। एलोपैथी मतलब जो आपकी आधुनिक पैथी है, इनके पास लो बीपी की कोई दवा नहीं है। अगर गलती से लो बीपी में उन्होंने पानी चढ़ा दिया तो और शरीर ठंडा ही होगा। अगर उसमें उन्होंने कोई दूसरी शरीर को गर्म करने के लिए और खून के दौरों को तेज करने की अगर दवा नहीं चलाई तो दिक्कत है। लेकिन हमारे जो रसोई घर के उपचारों में और जो परंपराओं में जो बहुत अच्छा है, जैसे कहा जाता है कि हाई बीपी वाले को आराम करना चाहिए, लो बीपी वाले को काम करना चाहिए। ये राजीव भाई के व्याख्यान से सुना हूँ कि अगर आपको लो बीपी है तो आपको थोड़ा बहुत हिलना, जितना हिल सकते हैं उतना हिलिए, जितना चल सकते हैं जो भी कर सकते हैं करिए, सुस्त मत पड़िए। सुस्त पड़िएगा तो बीपी और नीचे की तरफ जाएगा। भैया लो बीपी में तो आवाज ही नहीं निकलती। तो आवाज नहीं निकलती, इसीलिए आज तक मैं आपको बताऊं 6 साल तो मुझे हो गए और लाखों से ज्यादा कॉल अटेंड किया हूँ कभी भी, और बहुत सारे हिस्ट्री है। लो बीपी से किसी को मरते नहीं देखा, लेकिन हाई बीपी से बहुत कुछ होते देखा है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं लो बीपी का वो कैसा मतलब ऐसा इंसान हूँ जिसका मेरा ऊपर का 80 और नीचे का 60, जितना मर्जी। अगर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करूंगा तो ऊपर 80 वाला गलती से 90 95 पहुंच जाए। और मेरे घर में मेरी धर्मपत्नी भी लो बीपी की है। बस ये है कि उसको डॉक्टरों ने डर बैठा दिया है, तो हर वक्त में कुछ भी हुआ तो मेरा बीपी लो हो गया है क्या देखना मेरे को, अरे भाई हो तो गया तुम्हारा साथ है ही तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो एक डर बैठा दिया था ना, तो उसका डर निकलता नहीं। अब मेरे अंदर डर है नहीं, क्योंकि मैंने तो देखा है कि जब मैं पहली बार 1997 में दिल्ली में था तो रात को तबीयत खराब हुई तो उसको क्या नाम है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल गया। तो वहाँ पे रात के टाइम में तो गया तो उन्होंने कहा आपका बीपी लो है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और आप अंडर वेट हो। मैंने कहा ठीक है, मैं तो बहुत काम करता हूँ ये मतलब उस वक्त मैं 17 18 साल का ही रहा हूँगा। तो 5वीं मंजिल की फैक्ट्री को मैं 1 मिनट में ऊपर नीचे कर लेता था, मतलब 1 से 2 मिनट, मतलब एक मंजिल से दूसरी मंजिल की सीढ़ियाँ नहीं उतरता था, कूद जाता था। तो मैं अपने आप को कभी माना ही नहीं कि मैं अंडर वेट हूँ या मेरे को लो बीपी की समस्या रोग है, लगा ही नहीं। हाँ रात को जो दिक्कत थी चले गए, उन्होंने थोड़ी बहुत दवाइयाँ दी और सुबह आराम से उठ के मतलब काम पे आ मतलब अगले दिन ड्यूटी जानी है, काम करना है, इसलिए आ गए मन में तो विश्वास के साथ। और आज भी कभी भी ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं लो बीपी को लेके चिंतित हूँ या कुछ भी, कभी चक्कर आया तो थोड़ा बहुत आता रहता है, ऐसा नहीं है। मैं भी, मेरी कोई बॉडी स्टील बॉडी थोड़ी बनी हुई है। तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये भी मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे साथ भी बड़ी अच्छी रिश्तेदारी है। मैं इतना भागा थोड़ी हूँ जो मेरे रिश्तेदार नहीं रहेंगे। भैया हाँ जी गोविंद राम राम। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम बाबू। हाँ भैया, वो पूछ रहे थे जो काढ़ा आपने अभी बताया था तो उसमें मूंगफली लेने से मतलब बादाम की जगह अगर मूंगफली लेते हैं तो उससे रिजल्ट नहीं में नहीं, कोई बादाम अंतर आएगा? बादाम का पाउडर लेना है, मूंगफली का नहीं। यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा अच्छा देखिए, कई जगहों पे कुछ जगहों पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए अच्छी चीजें। तो हमें भाई जी 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 टॉनिक पिएगा, टॉनिक में पैसे लगेंगे, उससे अच्छा 4 बादाम 2 बादाम 2 3 जी जी। बादाम का पाउडर डाल ले। एक और एक ये एप्पल और से एक एप्पल से सस्ता पड़ता है, एक सेब से सस्ता जी पड़ता जी है 4 बादाम। जी जी। और ये मुनक्का और किशमिश आपने बताया, उनमें से कोई भी हाँ ले सकते दोनों हैं? में से कोई भी ले लें। ऐसे मुनक्का थोड़ा सा ज्यादा गुणकारी है किशमिश की अपेक्षा। जी किशमिश जी जी। गर्मियों में बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा। भैया इसको चलिए। उबालना कितना है, मतलब 1 कप दूध 1 कप पानी लेके 1 कप दूध रहने तक, मतलब 1 कप रहने तक आप करना है? ऐसा है, ग्रुप में जाओ 1 कप रहने तक। मैं अभी एक फोटो कल आप तो मैं कोशिश करता हूँ शेयर करने की। ये 1 मिनट में आपको शेयर करने की कोशिश, मतलब मलाई रबड़ी होता है ना, रबड़ी
रबड़ी जैसा तैयार हो जाएगा, रबड़ी जैसा। ठंडाई जिनको रबड़ी भैया नहीं पसंद है वो थोड़ा पतला रख लें, क्या दिक्कत है। ठंडाई की तरह लगता है। आपने स्टेटस में भी तो डाला है, मैंने आज देखा। मैं एक मिनट देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये बन किस तरीके का होगा। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। हाँ, आप लोग देख सकते हैं, स्टेटस में डाल दिया था ये। मेरे को यहाँ पे ना चलने में दिक्कत कर रहा है, नेटवर्क की तरह हाँ भैया प्रॉब्लम है। मिल गया, मुझे मिल गया भैया, देख लिया मैंने, ठीक है। मुझे भी मिल गया। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो। हाँ भैया यही वाला है, ठीक है भैया। हाँ जी गोविंद जी, सत श्री अकाल। बहुत अच्छा लगता है। भैया ग्रुप में डाल दो ना ये फोटो। डला हुआ है जी जी कल ही डला हुआ है, आप थोड़ा देखेंगे तो। जी भैया अब मैं क्या बोल रही थी, अपने घर में क्या क्या दवाई इमरजेंसी के लिए रखनी चाहिए होम्योपैथिक की, जरा वो सेंड करेंगे सभी के लिए, मुझे तो काम की आएगी। इस सिलसिले में मैं कल बात करूंगा। आज जरा हम भी घर के पराठे ठंडे ना हुआ, ठीक ओके है। ओके ओके कल मैं होम्योपैथी उन दवाओं के ऊपर बात करूंगा जो हर घर में जो रख सकते हैं रखें, क्योंकि एक घर में रहेगा तो कम से कम अगल बगल के 50 घरों की मदद मिलती है। भैया उस चीज को ना लिखित में भी कर देना, ताकि उसको फिर हम डिस्क्रिप्शन में डाल ही देंगे, लोग कॉपी हाँ, पेस्ट कर सकते। मैं फिर लिखित में तो मेरे को 1-2 दिन लगेगा, लेकिन कल हम इसको हाँ डिस्कस कर 1-2 दिन लेंगे। में तो कोई नहीं। हम्म। और अभी कोई व्यक्ति हैं जो बार बार अनम्यूट कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, बट शॉर्ट में प्लीज। कौन थे? राम राम भी बोल रहे थे। हाँ जी गोविंद जी, सत श्री अकाल। हाँ हाँ जी, हाँ जी। आपका क्वेश्चन आखिरी रहेगा, कृपया कोई भी दूसरे व्यक्ति अनम्यूट ना करे। बोलिए हाँ सर। जी, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, आवाज कम आ रही है बैक पेन आपको, के लिए आपकी आवाज मुझे एक बार दोबारा बोलिएगा, मुझे आवाज कम आई है। हाँ अभी सुनाई दे रहा है आपको गोविंद जी? नमस्ते। हाँ जी सुनाई दे रहा है दीदी। मेरी ना एक समस्या है कि मेरे को 1.5 साल से मेरी पीठ के पीछे बहुत दर्द होता है। जैसे रात को सोती हूँ ना, तो सुबह जब मैं उठती हूँ तो दर्द की उठती हूँ, तो और मैं सो नहीं पाती, 3-4 से ज्यादा नहीं सो पाती। बहन ये कितनी दर्द उम्र है मेरा आपकी? पूरे मेरी 40। वजन कितना है? 40। क्या बात है, खाने पीने को नहीं मिलता? 75। खाने पीने को नहीं मिलता? 75 वजन। कितना? 75। अच्छा 75। अभी आपने और क्या कहते हैं कि जो दूध होता है वो गले मतलब नेक गले से लेके पीठ पूरा जो हिप बोन होती है ना वहां तक पूरा रहता है और सारा दिन रहता है। लेकिन क्या कहते हैं सुबह मैं जब उठती हूँ तो मतलब उठती ही मैं उस दर्द की वजह से ही हूँ। मेरी नींद उठती है और मैं उसके बाद सो नहीं पाती, और ये 1.5 साल से कंटिन्यूस है। और मैं कभी एलोपैथिक नहीं लिया है, मैं शुरू से आयुर्वेदिक पे ही जितना भी इलाज किया है। जो थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम थी तो मैंने आयुर्वेदिक ही किया है, और मैं आयुर्वेदिक ही इलाज प्रेफर करती हूँ। मैंने आज तक गोलियां भी नहीं खाई है एलोपैथिक की, कोई भी बुखार वगैरह में भी नहीं।
तो मेरी समस्या का समाधान दीजिए थोड़ा सा, मैं परेशान हूँ बहुत। परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप इस उम्र तक अप्राकृतिक दवाओं से अपने शरीर को बचा के रखी हैं। आप जैसी बहनें पूरे भारत में हो, पूरे ब्रह्मांड में हो। ठीक है। दीदी, इसके अलावा और कोई आपकी समस्या हो, जैसे मासिक धर्म से रिलेटेड या कोई और? कोई नहीं, और कोई चीज नहीं है, बस क्यों हुआ इसकी समस्या पता नहीं समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो ट्रैवल का एक्चुअली है ज्यादा। मैं 2.5 घंटा मैं ट्रैवल करती हूँ एक तरफ का, और 2.5 घंटा शाम का। तो मुझे लगा शायद उसकी वजह से होगा, तो हम लोगों ने उस ट्रैवलिंग को कम किया। उसको करने का भी 1 महीना हो गया, लेकिन दर्द में फर्क नहीं हो रहा बिल्कुल भी। कहाँ रहती हैं? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से, ठीक है। आपके घर में कैस्टर ऑयल मिल जाएगा? कैस्टर ऑयल, कैस्टर मीन्स अरंड का तेल। कैस्टर ऑयल, हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी, कैस्टर ऑयल मिल जाएगा जी, है मेरे पास। अभी अभी है? हाँ जी। ऐसा है, 2 चम्मच अरंड का तेल लें। जी। इसमें लगभग आधा चम्मच के आसपास सौंठ का पाउडर मिलाएं जी। और हल्का गुनगुना करके पूरी पीठ पे और जी। बीच में जो रीढ़ की हड्डी है टेल बोन तक, मतलब गर्दन से लेके मतलब नीचे तक, इसको लगा के हल्की हल्की से, मतलब जैसे कहते हैं तेल, बच्चों को तेल लगाते हैं तो तेल को अंदर शरीर में सुखा देते हैं। तो 2 चम्मच जो है, 2 चम्मच जी। तेल जो है वो आपकी पूरी बॉडी में आराम से, मतलब ज्यादा चिपचिपा भी नहीं होगा, और बस ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं। 5-10 बार अगर किसी ने ऊपर नीचे हाथ कर देगा तो तेल का सारा तेल आपका ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है। और ठीक है। 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर, 1/4 चम्मच सौंठ का जी। पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का जी। पाउडर, 1/4 चम्मच मेथी जी। पाउडर, मतलब तीनों मिला के लगभग 1/4 चम्मच, यानी 1 चम्मच के जी। आसपास। 1 गिलास पानी में डाल के उबालें, आधे गिलास पानी में डाल के उबालें, 1 कप पानी में डाल के उबालें। वो आप अपनी इच्छा के अनुसार कि आपको कितना कड़वा, कितना तीखा आप बर्दाश्त कर सकती हैं। तो उसको उबाल के खूब अच्छे से जब उबल जाए, जी। उसको छान के हल्का गुनगुना ही पिए, और इसमें आधा चम्मच अरंड का तेल मिला लें तो बहुत बढ़िया। रात को सोने से पहले ये पिए और इसकी मालिश करके सोएं। जब आप इसे लगातार 7-8 दिन 10 दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो सुबह उठते वक्त जो दिक्कत हो रही थी वो, और पीठ का जो दर्द था वो, ये दोनों चीजें मतलब 10 से 15 दिन में तो पूरी तरह से आराम मिल जाना चाहिए। अगर फिर भी कुछ रह जाए तो अभी बहुत हथियार बाकी है। रसोई घर अभी पूरा रसोई घर भरा पड़ा है। ठीक है, मैं एक ये में करती हूँ जो गद्दा का आपने यूज मुझे बंद कर सकते हैं 2 क्या? चीजें बताई है ना। हाँ, खट्टी चीजें देखिए, एक ही बता दूं, जिन्हें भी दर्द की समस्या हो उन्हें खट्टा और ठंडा, तो उनको तो ऐसे समझना चाहिए, मतलब अगर सिंपल सी चीज है कि अगर भाई है तो समझे कि सौतेला भाई है, और बहन है तो समझे कि सौतन है। खट्टा और ठंडा, ऐसी दुश्मनी निभानी चाहिए खट्टे और ठंडे से जिनके शरीर में दर्द हो। और सोने के लिए जी ठीक गद्दा है। का उपयोग ना करें तो हो सकता है क्या? नहीं, सोने के लिए तो देखिए फ्लैट में सोना बहुत अच्छा होता है। गद्दे की जगह अगर गद्दे पे सोने का स्वभाव, सोने का ही मन कर रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि जिस तरीके से मेथी की एक लेयर बिछा दें, और मेथी की लेयर बिछाना बहुत आसान है। 1-1.5 किलो मेथी आप अपने जितने में आप सोते हैं, तो एक जैसे 2 गमछे होते हैं ना, गमछा,
उन 2 गमछों को तीनों साइड से सिल के उसके अंदर मेथी डाल दें, या गमछे की जगह पे आप कोई भी ऐसा कपड़ा ले सकते हैं जिससे मेथी बाहर ना निकले, और उसको आप अपने बिस्तर के नीचे आप सफेदी के नीचे या सफेदी के ऊपर ही उसे बिछा के सोएं। ये तो बहुतों के लिए है, किसी को भी दर्द हो रहा है, मतलब बहुत जी, मैंने सोने का तो सारा जो आप बता रहे हैं ना, मतलब जो ये वाला तो नहीं किया, लेकिन मैंने मतलब गद्दे तो छोड़ ही दिए हैं, उसमें मैं लेट नहीं पाती हूँ। और मैं जो वो नहीं होती है फोल्डिंग वाला, उसे सोती हूँ तो थोड़ी बहुत जो नींद आ रही है उसकी वजह से आ रही है। और मैं फर्श पे ऊपर सो के देख रही हूँ, मैं लकड़ी वाला जो क्या होता है वो तखत 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 दीवान, तखत के ऊपर भी सो गई हूँ, मुझे नहीं आराम मिला। मतलब सारी चीजें मैंने टेस्ट कर ली है, और आप जो आप बता रहे हैं ये भी आप मैं मेथी करती के हूँ। बिछावन पे सोइए, मेथी के बिछावन पे। ठीक है। हेलो। ठीक है, आई थिंक डन है, तो क्लोज करते हैं, भैया को धन्यवाद, जाना है। भैया मेथी ठीक है। सौंठ और क्या बहुत बोला? धन्यवाद। हल्दी। हेलो। हल्दी मेथी सौंठ। ओके। हेलो। आज इस हेलो। सत्र को अभी ही समाप्त करते हैं, नहीं तो घर भैया से गिल्स डैन वाले भैया जी, प्लीज कल पूछ लीजिएगा प्लीज, या आप आप इनको मैसेज कर दीजिए। मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिए, मैं जाते जाते छोटा आपसे सा बात कर हाँ लेता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है मेरा सर। सर, बोलिए बोलिए जी बोलिए, जी कोई बात नहीं। सर, मैं ये पूछना चाहता था, जो लो बीपी की वजह से हेडेक हो जाता है, जिसका कंटिन्यूस लो बीपी रहता हो, तो उसके लिए जो नवजीवन रसवटी है वो ठीक काम करती है जी? भैया आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में ना कल वैद्य जी आएंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। जी मैं जी मेरी जो जानकारी है थोड़ी बहुत होम्योपैथ में है और थोड़ी बहुत रसोई घर में है। जी जी, ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है जी। जी। लाइट